उनका शपथ वगैरह जो है 69 में है, यहाँ तक की बातें हैं। इसके अलावा 70, 71 भी उन्हीं से रिलेटेड ही है। तो कुल टोटल 71 के परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो उस उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संदर्भ में अगर देखें तो आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और 71 के मध्य में जो भी चर्चाएं हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में है। ठीक है, तो आर्टिकल हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों में से अगर किसी का भी आता है तो 62 तक तो आपको राष्ट्रपति महोदय होंगे, 62 के बाद लगभग 71 तक आपका 71 तक उपराष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में बातें बताई गई हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और सडनली आपको उस समय तक आपका दिमाग नहीं जा पाता कि एक्चुअल में इस आर्टिकल में किसके बारे में है। तो आप लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि 70 तक जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ही बताया गया है। मान लो ऑप्शन में कोई इस तरह का ऑप्शन दिया हो कि किसी ऑप्शन में उपराष्ट्रपति दिया है ना, और आर्टिकल वहाँ पर 70 के मध्य की 71 के मध्य की बात कर रहा है या 71 तक की बात कर रहा है, आपको मालूम नहीं है कि ध्यान रहे आपको कि ये तो 52 से लेकर के 71 के मध्य में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बातें हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, हम लोगों ने संभवतः आर्टिकल 64 हो चुका था, पदेन सभापति राष्ट्रपति महोदय होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों आर्टिकल 65। इसमें करें उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों अथवा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन ये तो मतलब अगर आपकी नहीं होता है, क्या नहीं होता है कि राष्ट्रपति संयोग से नहीं रहते हैं, उस दरमियान उपराष्ट्रपति महोदय जो राष्ट्रपति महोदय का कार्य देखते हैं किस शक्ति के तहत पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आपका 60 जी देखिए इसमें उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्ति राष्ट्रपति की रिक्ति होना तभी नहीं, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक रिक्तियों में उपराष्ट्रपति का मतलब उपराष्ट्रपति का आकस्मिक स्थितियों में, आकस्मिक स्थिति क्या राष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, न कि उपराष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा है। वहाँ साइलेंट हो जा रहा है, कुछ सेकंड के लिए आप रुक रहे हैं। उपराष्ट्रपति, ठीक है, साइलेंट, फिर इसके बाद स्टेटमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको थोड़ा सा इंटेलिजेंट तरीके से सोचिए, ठीक है। तो 65 में ये बताया गया। आगे देखिए इसका डिटेल, इसीलिए कुछ और लिखिए। राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर, राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति होने पर या उनकी अनुपस्थिति में किसके, राष्ट्रपति महोदय की अनुपस्थिति में, उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। ये बात जो आपने लिखी थी वही रिपीट हो रही है। पॉइंट्स क्या क्या है, किन किन स्थितियों में हो सकता है, ये तो 3 स्थितियां हैं। पहली स्थिति लिखिए, राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग, राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग या पद से हटाए जाने की स्थिति में
या पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति उस तिथि से लेकर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के पद पर रहकर कार्य करेगा। राष्ट्रपति के पद पर रहकर कार्य करेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है जब राष्ट्रपति का कार्य देखेंगे? पहला तो था मृत्यु, त्यागपत्र, इस तरह की स्थितियों में। दूसरी स्थिति है जब राष्ट्रपति बीमार आदि बीमार न करके बीमारी कर लीजिए, बीमारी आदि के कारण कार्य करने में असमर्थ होता है, तब उपराष्ट्रपति उनके पुनः पद धारण करने तक राष्ट्रपति पद पर कार्य करता है। ठीक है, यानी कि बीमारी वगैरह की स्थिति में राष्ट्रपति कार्य अपना नहीं संचालित कर पा रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं ढंग से कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? उपराष्ट्रपति भी तब भी वो राष्ट्रपति महोदय का कार्य के रूप में, राष्ट्रपति महोदय के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ते उन मुक्तियां यानी कि जो पावर्स है, जिसे राष्ट्रपति को कुछ चीजों से मतलब मुक्त रहते हैं ना राष्ट्रपति महोदय, तो वो उन मुक्तियां कह रहा है, जो विशेषाधिकार कहिए एक तरह से, जो विशेष पावर राष्ट्रपति महोदय को दी गई है वो उपराष्ट्रपति को मिल जाती है। उन मुक्तियां तथा विशेषाधिकार को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। नेक्स्ट है बच्चों आर्टिकल जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव, छाछठ आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। इनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं बच्चों? हाँ, इसमें और कोई इसके अलावा कोई लेता है भाग? क्या लेंगे? निर्वाचित दोनों सांसद लोकसभा
और क्या किसी और सदन से कोई मेंबर आता है इसमें? और लोग बताइए फास्ट बताएं। कोई और शामिल होता है भाई उपराष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में? जी सर, एमएलए नहीं आते उनके बराबर में भी होते हैं। कैसे? अपने अपने मत दीजिए, दूसरे के मत में अतिक्रमण हो। सर इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचित होंगे रहेंगे सांसद। देखिए ये सदन होता है आपका राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। राष्ट्रपति ये इसमें क्या होता है, आप ऐसे कर लीजिए राज्यसभा, ठीक है, प्लस आप ऐसे राज्यसभा प्लस लोकसभा, ठीक है, तो इसको ऐसे कर लीजिए के निर्वाचित है ना सदस्य, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएंगे सभी राज्यों पब्लिक केंद्र शासित तो थोड़ा सा हो जाएगा, शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित, है ना, सही है जी, निर्वाचित सदस्य ये होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति में जब हम जाएंगे तो क्या परिवर्तन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति महोदय में जब हम जाएंगे तो हो जाएगा केवल राज्यसभा और प्लस लोकसभा, ठीक है, के सभी सदस्य ये हो जाएगा बेटा, है ना, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसको इस तरह समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये है सदस्य है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सदस्य हैं, बट यहाँ पर निर्वाचित इलेक्टेड जो है, और यहाँ पर क्या है सभी, यानी कि कुल मिला के संख्या पहले जो हुआ करती थी 2 लोकसभा की और 12 राज्यसभा की, ये लोग नहीं भाग लेते हैं इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में, लेकिन अब तो ये खत्म कर दिया गया है, तो केवल 12 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में यही 12 लोग एक्स्ट्रा हो जाते हैं, पहले 14 होते थे, 12 को एक्स्ट्रा, समझ आएगा ना। तो सदस्य संख्याओं के बारे में कहे कि राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं, मेंबर की बात करें तो मेंबर में आप क्या करेंगे, दोनों सदन के अधिकतम शब्द मैंने यूज किया है, तो मेंबर का मतलब हो गया क्या 250 प्लस 550, अधिकतम मेंबर की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो 800 हो जाएगी मेंबर की संख्या। पहले जो 2 सदस्य और हुआ करते तो ज्यादा देते। मान लो कभी ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले, कोई व्यक्ति पूछ ले, एग्जाम नहीं आ जाए, अधिकतम कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति में पूछ सकता है, राष्ट्रपति में नहीं पूछ सकता। अगर राष्ट्रपति में अगर पूछेगा तो ये कह सकता है उसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य भाग ले सकते हैं, तब इंडिकेट करेगा लोकसभा राज्यसभा, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं, इस नाते सबका ना पूछ करके वहाँ पर मेंशन करेगा लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात। तो इनके वाले सदस्यों में से क्या 12 घटा के आप बात करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 800 है, तो 12 इसमें से घट जाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मेंबर्स की बात करेंगे तो -12 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 788 मेंबर हो जाएंगे। ये किसके भाग में लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के 718 सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऐसे आपके समझने के लिए एक तर्क आप देखेंगे तो इससे एक चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भूलेगा नहीं आपको, है ना, कितने मेंबर है। अगर आपने कहा कि मैंने कहा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो आपको अगर 800 याद है तो आपको ये लगेगा कि तब वहाँ पर आप विधानसभाओं में नहीं भ्रमित होंगे, अगर जिसके कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बात आ रहा है। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया भाई। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल कर लीजिए, चुनाव के बारे में। आर्टिकल 66 हमने बात की थी ना उपराष्ट्रपति, चलिए इसमें बात कर लेते हैं बच्चों। लिखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है यह निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के
सदस्यों से मिलकर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। यह चुनाव गुप्त मतदान तथा यह निर्वाचक गुप्त मतदान तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार ठीक है, प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा गुप्त मतदान करते हैं। हम लोगों ने बात की थी उस दिन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के बारे में। तो वोटर मतलब यानी कि वरीयता क्रम में जो मतों को दिया जाता है तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से कहा जाता है। इनकी योग्यताएं भी लिखिए बच्चों। आर्टिकल 66 में योग्यताएं कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति हो सकता है। नहीं, अभी इसी में करेंगे 67 नहीं, अभी पदावधि है 67 में। इसी में थोड़ा लिख लीजिए कि कौन सा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। नहीं बिल्कुल, अभी इसी में लिखो, अभी इसी में लिखो। पहला है वो भारत का नागरिक हो, मतलब कौन व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकता है। क्या पता आगे चल करके आप लोगों का भी मन आ जाए कि हम भी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए ना। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। क्यों ऐसे बड़े पदों पर उम्र की सीमा 35 से ज्यादा रखी जाती है। वरिष्ठ पद होते हैं जैसे मैच्योर पदों के लिए हमेशा ऐसे कोई अपने घर का बाबा नहीं हो जाता है ना। किसी को दिख करके अपने घर के बाबा है या बाबी है, ऐसे शब्द कहीं सुने। वो उम्र उनको अनुभव कराती है ना। जो बड़े मैच्योर पद होते हैं उनके लिए व्यक्ति का मैच्योर होना बहुत मस्ट होता है। हालांकि प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कुछ पद विशेष नहीं रखा गया, वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने की क्षमता जिसके अंदर है। अगर राष्ट्रपति का भी पद 25 साल में रख दिया गया होता तो क्या होता, जिस तरह से प्रधानमंत्री ऊर्जावान, तेजस्वी या क्विक डिसीजन लेने वाला होता है, तो राष्ट्रपति का भी पद अगर क्विक डिसीजन लेने वाला होता तो दोनों में डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पिता और पुत्र में उम्र का अंतर रहता है, तो बेटा जब अग्रेसिव होता है तो पिता कूल रहते हैं, और पिता जब अग्रेसिव रहते हैं तो बेटा डर के नाते कूल हो जाता है। यही तो होता है। तो ये जो इस तरह का पद बनाया गया, पता चला कि राष्ट्रपति नए नए आप जैसे ऊर्जावान लोग हैं, राष्ट्रपति बना दिया गया, 21 साल 18 साल रख दिए राष्ट्रपति महोदय को। अब पता चला कैबिनेट ने पूरा अपना फैसला दिया और उसने कहा वीटो करेंगे, मतलब हमने वीटो पावर लगा दिया अपने उसने, तो पता है संवैधानिक ढांचा बिगड़ने लगेगा। किस स्थिति में क्या करना, चूंकि वो भी अग्रेसिव रहेगा कि तुम दो और नहीं होने देंगे, तो इस तरह की स्थिति आएगी तो पूरी जो हमारी जो संसदीय परंपरा है उस पर पूरा कुठाराघात हो जाएगा। इस नाते हमेशा वरिष्ठ लोगों को भी इस पदों पर रखा जाता है, और उम्र सीमा जो संभवतः बनाई गई इस तरह से, उसका स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ इसी पर निर्भर करता है ना। 35 साल से कम की उम्र में आप लड़ ही नहीं सकते हैं चुनाव ही, इसी नाते 35 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय के संदर्भ में थोड़ा इसको महसूस करने की बात है। बाकी तो सबको पता ही है कि 35 साल उम्र क्यों रखी गई, मतलब है 35 साल उम्र। ये इसका एक थोड़ा सा वैज्ञानिक कारण भी होता है कि इसका डिफरेंसेस होने पर वो डिस्प्यूट भी, कुछ भी कैबिनेट कुछ भी फैसले लेके आए, अगर वो कहीं गैर संवैधानिक नहीं लगता तो राष्ट्रपति महोदय रोक नहीं सकते उसको। राष्ट्रपति को लगे कि संविधान का कहीं न कहीं कैबिनेट ने उल्लंघन कर दिया है, कैबिनेट ने उल्लंघन, ठीक से बैठिए स्ट्रीट एकदम बैठे ठीक से,
इसमें हम लोगों का फिर आगे जो है इनकी योग्यताओं के संदर्भ में है। एक तो भारत के नागरिक होने चाहिए, दूसरी 35 ईयर एज हो जानी चाहिए, राष्ट्रपति के लिए भी मस्त है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। इसमें तीसरी कंडीशन भी है, 3-4 पॉइंट्स हैं। अगला है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की या होने के लिए योग्यता रखता हो। ठीक है, ओके। 4 पॉइंट लिखिए बच्चों। सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। कोई लाभ का पद मतलब यानी कि जो भी पॉलिटिकल लोग होते हैं वो लाभ के पद नहीं कहे जाते। क्यों नहीं कहे जाते, एक बात इस पर मैंने बताई थी, फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग। जो चूंकि वो सोशल वर्क होता है, समाज सेवा का कार्य होता है, उस कार्य के बदले उनको कुछ धनराशि दी जाती है, जैसे गाड़ी का भत्ता, उनको चलना खर्च। जब पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक वहाँ कुछ अमीर है, कुछ गरीब है, जिनके पास कुछ पैसे होने चाहिए, उनको चाय नाश्ता कराने के लिए या उनके साथ डिबेट करके बात करेंगे। आप कहीं चौराहे पे तो घर का जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है वही तो चाय पानी पिलाता है, मतलब उसमें जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है वही तो पैसे देता है। तो सांसद महोदय या विधायक महोदय को जो निधि दी जाती है, जो धन दिया जाता है, वो ये माना जाता है कि एक तो दूर दूर तक इनको क्षेत्र में जाना है तो अपनी गाड़ी से जाएंगे, साथ में 2-4-6 लोग इनके होंगे तो वो लोग भी गाड़ी से जाएंगे। साथ ही साथ जब जाएंगे तो इनको खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए ना, तो खाने पीने के लिए इनको चाहिए। और जब जनसभा कहीं करेंगे तो जनसभा में जैसे मिष्ठान वितरण हो गया, ये सब तमाम सारी व्यवस्थाएं कौन करेगा, ये सांसद या विधायक महोदय करेंगे। तो ये सोशल वर्क का कार्य कर रहे हैं, सबको जागरूक करेंगे कि आपके खिलाफ का मतलब आपको सरकार की ये योजना, सरकार को ये योजना मिली आपको, तो ये जनसंपर्क करते हैं और इससे मिले होते हैं, इस नाते इनको ये माना जाता है। और थोड़े बहुत पैसे इनको इस नाते मिलते हैं जो एक तरह से एक्स्ट्रा आपको लगता है, तो इनका भी अपना परिवार है जिससे कि वो अपनी चीजें कर सके। वैसे मेनली इनको जो नामकरण किया गया है, जो दिया गया है, उसका आधार यही है कि ये चूंकि निकलेंगे तो बिना पैसे, जैसे आप घूमने निकलते हो कहीं पे, किसी से मिलने जाते हो, चाहे रिलेटिव भी क्यों ना हो, तो बदले में आपको ऑटो का किराया चाहिए होता है, रास्ते में कुछ आप खाते पीते हो उसके लिए चाहिए होता है, या जब जाते हो तो वहां पर तो कुछ ले जाते हो ना, छोटे बच्चों के लिए कम से कम ले ही जाते हो। तो ये सेम ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ये क्या हो गया, आप जब जाते हो तो एक तरह से जैसे सोशल वर्क करने जाते हो, घूमने जाते हो, आप मिलने जाते हो, उसी तरह से वो लोग भी जाते हैं। इस नाते वो सारे पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, वो माना जाता है कि जनता का आप हित करने आए हो। भाई हम जागरूक करेंगे आपको आकर के, तो किसका हित कर रहे हैं, हम अपना हित नहीं कर रहे हैं ना। आपको लगेगा कि नहीं तो सर तो पैसा पा रहे, बिना पैसे के आके पढ़ाएंगे नहीं, ये मोटिव तो आपका अपना सोचने का नजरिया हो सकता है, लेकिन एक माइनर एक पॉइंट है, ये मूल उद्देश्य नहीं है, ये गौण उद्देश्य हो सकता है। मूल उद्देश्य है आपको समझाना, आपको पढ़ाना। तो किसी सांसद विधायक का मूल उद्देश्य यही मान करके कार्य किया जाता है कि उसका उद्देश्य है जनता को जाके जागरूक करना, उसको उसके अधिकारों के बारे में सचेत करना। यही तो कर रहे हैं सभी लोग। जैसे अभी देखिए हमारे यहाँ जितने भी नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, जैसे गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में आपको बार बार सुना, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के बारे में उन्होंने उद्घाटन दिया जाकर के शाहजहाँपुर में पिछले लास्ट डे किया है ना। उसके पहले जो फ्लाइट वगैरह उतारी आपने देखा प्रतापगढ़ वाले डिस्ट्रिक्ट में है ना, सुल्तानगंज के क्षेत्र में है ना, उतारा पूरा तरह से। तो अब ये क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है कि लोगों को कि बताया जा रहा है कि भाई इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि हमने ये कर दिया, वो अप्रत्यक्ष है कि हमने कर दिया। हम आपके लिए देखिए रोड बनवा रहे हैं, आपसे इसका विकास होगा, आपका ये फायदा होगा, हम ये बता रहे हैं। यानी वो इसमें ये बात बताई जा रही है कि आपका क्या हित है। तो इस नाते, इसी नाते तो सरकारी धन का दुरुपयोग मतलब एक तरह से खर्च किया जाता है, अन्यथा लोग उसको क्या करेंगे, दुरुपयोग कहेंगे ना। दुरुपयोग ना कह करके इसको बताया जाए सरकार योजनाएं बता रही है, इससे लाभ क्या है। जैसे मान लो डिजिटलीकरण कर दिया जा रहा है, सरकार डिजिटलीकरण हर चीज़ को कर रही है, तो उससे सरकार, आप कहेंगे कि साहब हमने कभी कंप्यूटर नहीं छुआ, हम क्यों करें, हम तो पेन से ही लिखेंगे, हम वही कैलकुलेशन करेंगे। तो वो कहेगा कि नहीं, आपको करना होगा डिजिटलीकरण। क्यों? क्योंकि आप आने वाले जो जनरेशन से पिछड़ जाओगे, इस नाते डिजिटलीकरण करो। और आपने कहा साहब हम डिजिटलीकरण नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा कि लो लैपटॉप लो, आपके घर के बच्चे लैपटॉप दे रहे हैं, टैबलेट दे रहे हैं, ये लोग ले जाओ, डिजिटलीकरण करो, क्या दिक्कत है, फ्री वाईफाई दे रहे हैं, लो ले जाओ, है ना। और एयर पॉल्यूशन आपने कहा कि साहब जो है कि हम तो लकड़ी पे खाना बनाएंगे, तो उन्होंने कहा मेरे कहने से तो आप गैस पे खाना बना ही नहीं लगोगे कि भाई गैस पे खाना बनाना चाहिए, पॉल्यूशन हो रहा है। तो जनता क्या कहेगी, अरे इतनी तो आपको दर्द है तो लाके गैस दे दीजिए। तो
तो सरकार ने क्या किया, पहले आपको गैस दे दिया, अब कह रहा है पॉल्यूशन कम करो, आपको खांसी आएगी। ये नहीं कह रहा है पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने क्या स्वास्थ्य पे आपका इंडिकेट कर दिया कि आप जलाएंगे आग तो धुआं होगा, धुआं से क्या आपका दमा जैसे असाध्य रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी, तमाम सारी दिक्कतें आएंगी। तो इससे आपको नुकसान हो, इस नाते आप क्या करिए, गैस लीजिए। तो सरकार ने क्या किया, करोड़ों करोड़ों की संख्या में गैस का वितरण कर दिया। अब वो गैस आ गए तो नॉर्मली माना जाता है भराइए उसको चलाइए। तो ये एक तरह से लोगों को उस मतलब जो है मूल धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। डिजिटलीकरण के माध्यम से ये चीज़ें कर दी जाए। जब आप सरकारी एम्प्लॉय हो जाएंगे, मान लो आगे के दौर में आप अभी अधिकारी बनाए जा रहे हैं, सभी आप पास हो रहे हैं, फिर आगे के दौर में अगर सरकार को लगा कि नहीं कोई नई टेक्निक सीखनी चाहिए सारे ऑफिसर्स की, आपकी सेवा 6 मंथ बनी रहेगी। 6 मंथ में भी आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा सरकार को, मतलब पर क्योंकि आप जब क्रियान्वित करने वाले लोग हैं, अगर आप ही नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा, है ना। तो जनता को भी इसी नाते हमेशा परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल सहमत होना चाहिए। लैपटॉप और ये हम आपको लगता है लॉलीपॉप दे रही है सरकार, वो सरकार लॉलीपॉप नहीं होती है, वो नए दौर में उतरने का एक माध्यम होती है कि नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, स्वागत करिए, लैपटॉप के साथ स्वागत करिए इस नए दौर का। पहले होता तो आप होते कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, तो इस नाते युवाओं को हाथ में पकड़ा देता है। हर वो गवर्नमेंट युवाओं के हाथों पकड़ा दी जाती है कि युवा अपने घर का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी अब घर का बिल जमा करना है तो पापा ना जमा करके बच्चे से कह दो भाई जरा जमा करो बेटा, तो वो ऑनलाइन पापा आए सीखे उससे, तो वहाँ से अपना ऑनलाइन जमा करें। जो भी गैस उनको बुक करानी है तो ऑनलाइन बुक करें गैस, सारी सुविधाएं। मतलब ये एक तरह से सरकार का ये मोटिव है। और हम आप बहुत सारे लोग जो है समझते हैं कि सरकार तो ये बांट रही है, सरकार वो बांट रही है। सरकार बांट रही है वो आप एक तरह से जनता, वरना जानते हैं लोग इस पर भी सरकार के बजट का दुरुपयोग कर लगा देते हैं ना। सरकार के बजट का दुरुपयोग क्यों नहीं कहते भाई, टैबलेट या लैपटॉप सरकार बांट रही है, अरबों खरबों रुपए के बजट इसमें लग रहे हैं, तो लोग इस पर विरोध करना चाहिए। सरकार तो बिल्कुल खराब चीज दे रही है। मान लो सरकार कैमरा देने लगे सबको, हो सकता है विरोध हो जाए इसी। सरकार क्या बताया कि फोटो खींचेंगे सब जाके, मोबाइल दे सकती है सरकार, तो उसको कहेगा डिजिटलीकरण हो रहा है। वो उससे अलग बात है कि आप केवल फोटो खींचते हैं, वो आपका अपना विषय है, वो आपका सब्जेक्ट है कि केवल फोटो खींचे सेल्फी लेते हैं आप, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं आप, ये आपका विषय है। सरकार इस बात पर कभी नहीं कह सकती कि लोग फोटो खींचने के लिए आपको दे रहे हैं। आवास के लिए वो अरबों रुपए का बजट देती है, शौचालय के लिए अरबों रुपए का बजट देती है, लेकिन उसके पीछे का मोटिव क्या होता है कि किसी को मकान नहीं है, वो कहाँ रहेगा। इस नाते वो सरकारी धन का सदुपयोग के नाम पर वो पैसा खर्च होता है। वो अलग बात है कि बीच के लोग उसको दुरुपयोग में लेके चले गए, ठीक है। तो आपको किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी चीज़ें आपके लिए इजी गोइंग हो गई। वरना इतने अरबों अरबों रुपए की जनसभाएं होती, क्या जरूरत है करने के लिए। लेकिन नहीं, सरकार ये कहती है कि हम बताएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे। हम बताने के लिए माध्यम में, जैसे आप देखेंगे जितने नेशनल पार्टीज हैं, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हमारी हैं, वो जब चुनाव आ जाएगा तो उनका टीवी पे ऐड आने लगेगा, और वो फ्री ऑफ कास्ट ऐड होता है। जो राजनीतिक बड़ी जो नेशनलाइज 8 पार्टियां हमारी हैं, उनका एक एजेंडा हो, उनको सरकार टीवी पे टाइम देती है, नेशनल चैनलों पे टाइम उनको मिलता है कि आपको 3 ऐड, 4 ऐड, 5 ऐड, 2 ऐड, जो भी उनका अपना होता हो, वो मानक मुझे नहीं पता, वो मानक उसी के अनुरूप वो देते हैं। जैसे कांग्रेस हो गई, भाजपा हो गई, है ना, ये बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, इनको टाइम मिलता है। पीएम महोदय को फ्री ऑफ कास्ट पेड हेलीकॉप्टर्स मिलते हैं कि पीएम जा जाके बताएं लोगों को, तो जनसभाएं करते हुए बताते हैं कि हमारी सरकार कर क्या रही है। तो इस नाम पर वो पैसा खर्च होता है। वरना लोग कहेंगे तो भाजपा वाले या तो सपा वाले या तो कांग्रेस वाले अपना हित कर रहे हैं। वो फिर जब पीएम हो जाता है कोई, तो राजनीतिक पार्टी से वो ऊपर हो जाता है, तब पीएम गए हैं वहाँ पर, सीएम गए हैं वहाँ पर। सीएम और पीएम इस तरह के जो पद हो जाते हैं, ये एक भले आपको लगे कि इस राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन वो पद अलग होते हैं। वो माना जाता है कि राज्य का मुखिया या देश का मुखिया आया हुआ है और अपनी बात बता रहा है। वहाँ इंटेंशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? इसी भाव को समझने की जरूरत है। हर योजना के लिए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी अरबों खरबों का बजट आता है, जो भी लैपटॉप तमाम सारी स्कीमें हैं, वो इसी आधार पर है। सरकार का ये मानना है, आप सभी लोगों को जैसे टैबलेट वगैरह का गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं देने के लिए, उसमें क्या है, इसमें यही है कि हर बच्चा डिजिटल होगा, वरना उसको ऑनलाइन सारी चीज़ें करनी है, नेट से कुछ मैटर्स लेने हैं, कहाँ से प्राप्त करेगा बच्चा। गरीब पृष्ठभूमि का है, एक तो निःशुल्क कोचिंग कर रहा है, साथ साथ टैबलेट भी ले अपना, उससे वो अपना चीज़ों को आसानी से कर पाए। तो समझ गए होंगे बजट का कैसे किस नाम पर करते हैं। कैमरा नहीं दे सकते आप किसी को, और जहाँ तक जूता चप्पल और इस तरह की चीज़ें देने की बात होती है, छोटे बच्चों को दिया जाता है कि छोटे बच्चे बेसिक स्कूलों में आएंगे तो उनको कहीं ठंड ना लग जाए, स्वेटर पहन लो बाबू। इस तरह की स्थिति होती है, स्वेटर पहन के आएगा ठंडक नहीं लगेगी, जूता पहन के आएगा तो ठीक रहेगा।
ड्रेस में रहेगा तो उसको लगेगा स्कूल में एक सिर्फ ड्रेस पहनने के बाद में एक माहौल बदल जाता है। आप लोग जब बचपन में छोटे रहे होंगे, जब ड्रेस पहनते होंगे वो हुलिया आपका उसी वक्त बदल जाता होगा। और जब तक बच्चों को ड्रेस ना पहना हो, देखिए किस रूप में रहते हो, ड्रेस पहनने के बाद उनका एटीट्यूड भी बदल जाता है। तब वो कहेंगे टाई लगाओ, ये करो, वो करो, टिफिन रखो, वो उनका लैंग्वेज सारी चीज़ें बदलने लगती है। जैसे ड्रेस उनके कपड़े शरीर में आते ही हैं और उसके पहले वो खेल रहे होते हैं, होता है ना। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी एक दिमाग में आती है बात, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें आपका सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब तो लिख चुके हैं। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इस तरह या लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष, ये सब लाभ के पदों में नहीं गिने जाते हैं। ये आपने पहले कर रखा है। अब चलिए आगे लिखते हैं बच्चों। आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। चुनाव हो गया ना 66 में, अब इनके कार्यकाल इसमें बच्चों करते हैं। कार्यकाल में पॉइंट्स कर लीजिए, 2-4 पॉइंट्स इसमें नोट करें। फर्स्ट पॉइंट है बाबू, उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए। अच्छा जरा देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सभी को पता होगा कितने वर्ष का होता है भाई? 5 वर्ष का होता है। किसका किसका? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सबका कार्यकाल। जबकि उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य होते हैं? राज्यसभा के। अगर कोई पूछे कि राज्यसभा के प्रत्येक मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का, मतलब यहाँ लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है, तो जो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, तो कौन सा सदस्य, ऐसे कोई क्वेश्चन बना के दे दे कि कौन सा ऐसा सदस्य है राज्यसभा का जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो? है ना, सभापति, जो उसके सभापति। ठीक है, तो थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं कि मतलब क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो ऐसे कुछ छूने वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, आपके मस्तिष्क को छू जाएंगे। तो ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि अगर कहा जाए इस तरह से, कौन सा ऐसा सदस्य जो 5 साल का कार्यकाल लेता रखता है राज्यसभा का, कौन सा ऐसा सदस्य है बताइए? तो आप समझ गए ना बात को, कि तुरंत आप कर देंगे कि एक ही व्यक्ति केवल है, दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं राज्यसभा का कि जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का हो। क्यों भाई? सभापति के रूप में वो कार्य करते हैं, 5 वर्ष उपराष्ट्रपति महोदय का पद होता है। कोई भी हमारे यहाँ संवैधानिक पद देखेंगे तो मोस्टली 5 वर्ष के सारे पद हैं, है ना, 5 साल के, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वो जो भी हो, जो भी सदस्य हैं वो सारे लोग। ठीक है, ये यूनिक चीज पता चली ना। चलिए आगे। 5 वर्ष का धारण करता है तथा 5 वर्ष पूर्व हो जाने पर, 5 वर्ष पूर्व हो जाने पर तब तक पद पर बना रहता है जब तक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, जब तक नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, जब तक नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। यानी यह भी पद अपने आप में खाली नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति महोदय का पद था, उसी तरह से सेम कंडीशन उपराष्ट्रपति महोदय की होगी, उपराष्ट्रपति तब तक ये दोनों पद जो होते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री का भी पद अगर आप लोग देखेंगे तो खाली नहीं होता। जैसे अभी चुनाव होंगे, जैसे मान लो अभी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं अपने यहाँ, तो विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री महोदय अपना पद नहीं छोड़ेंगे। हालांकि जैसे आचार संहिता लागू होगी, उनकी बहुत सारी शक्तियाँ सीमित कर दी जाएंगी। कोई योजना नहीं घोषित कर सकते हैं, कोई नई पॉलिसी नहीं बता सकते, लेकिन राज्य को चलाने की जो नीतियाँ वो चलती रहेंगी। क्या पता उसी समय वायु आक्रमण हो जाए, कोई ऐसी चीज हो जाए, कोई दैवीय आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, तो उस स्थिति में कौन लीड करेगा? तुरंत वही जो कैबिनेट होगी वो लीड करना शुरू कर देगी, शासन वही करना शुरू कर देगी और वो तुरंत संचालित होने शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब तक दूसरा कोई व्यक्ति उस पद को नहीं ले लेता है, हमेशा इस तरह से दिमाग में रखिएगा कि जो भी लोकतांत्रिक पद हैं, जो भी निर्वाचित पद है, वो ऑलमोस्ट सारे पदों की यही स्थिति है कि दूसरा जब तक आ नहीं जाता है तब तक पहला वहां छोड़ के नहीं जाता है। दूसरा जब आएगा तभी पहला जाएगा। यानी कि एक तरह से मुख्यमंत्री महोदय, दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे तभी पुराने मुख्यमंत्री जाएंगे।
ऐसे ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय का है। कोई भी पद खाली नहीं रहना है, जिससे कि आकस्मिक स्थितियों में कार्य का संचालन कैसे होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। मान लो कोई ऐसी स्थिति हो गई, चुनाव चल रहा है, तब तक कहीं से युद्ध हो गया, भूकंप आ गया, क्या करेगा, कौन लीड करेगा उस चीज को? कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई महामारी आ गई, जैसे कोरोना आ गई, अब यहाँ पे चुनाव कराने जाए या फिर राष्ट्र को देख लें। जैसे जनगणना अभी थी, जनगणना आज तक के इतिहास में कभी पोस्टपोन नहीं की गई, लेकिन पहली बार कर दी जा रही है। तो उसमें क्या हो रहा है, जनता को ध्यान में रखते हुए चीजें कर दी जा रही है ना। तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, 5 वर्ष से पूर्व भी वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे सकता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, उपराष्ट्रपति को 14 दिन के पूर्व सूचना देकर राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित 14 दिन पूर्व सूचना दे करके राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प पर लोकसभा की सहमति से पद मुक्त किया जा सकता है। क्या समझ में आई आपको बात? और दूसरी बात ये भी ध्यान लीजिएगा कि जैसे राष्ट्रपति महोदय के लिए जब हटाया जाता था तो लोकसभा या राज्यसभा में किसी में भी 1/4 सदस्य जो है की परमिशन हो और 2/3 लोग सहमत हो तो राष्ट्रपति को महाभियोग चला करके हटाया जा सकता था। लेकिन इनके लिए कहाँ पर बिल लाया जा सकता है? क्या लोकसभा में लाया जा सकता है? राज्यसभा ही इनके लिए मतलब जो है अविश्वास प्रस्ताव के लिए लाएगी और लोकसभा केवल मतलब सहमति और असहमति की बात करेगी। क्योंकि ये सदन वरिष्ठ सदन है और वरिष्ठ सदन के सदस्य के लिए निम्न सदन के सदस्यों को हटाने की पावर नहीं होनी चाहिए। मतलब सदन चूंकि उनका उच्च सदन है तो उच्च सदन हमेशा राज्यसभा है, तो उसमें जो राज्यसभा के ही लोग भाग लेंगे और राज्यसभा के सारे सदस्य जो है वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। क्यों होते हैं? 2 कारण होता है, उम्र में भी बड़े होते हैं, दूसरा राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। भाई राज्य बड़ा है कि जनता बड़ी है, एक व्यवहारिक दर्जा है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब राज्य जो है जनता का प्रतिनिधित्व करता है ना, तो प्रतिनिधित्व करने के नाते राज्य बड़ा हो गया। और राज्यों के प्रतिनिधि कौन होते हैं? राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो सारे सदस्य, एक तो राज्य का सदस्य, दूसरा जनता का सदस्य, तो कौन वरिष्ठ हो गया? ऐसे एकदम समझे आप। एक तो जनता के सदस्य, लोकसभा सदस्य सारे जनता ने आपने चुना है ना, और राज्य के जो सदस्य होंगे वो राज्यसभा के सदस्य हो गए। भाई उनको राज्य चुनता है ना, जनता कहाँ चुनती है? जनता के कई सारे लोग मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, तो आपको पता ही है ना। सदस्यों के, राज्यसभा के सदस्यों की बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव पड़ रहे हैं तो उपराष्ट्रपति में दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों का चुनाव हो रहा है, दोनों सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों लोग कर रहे हैं साहब। तो ध्यान रखिएगा कि मतलब लोग, जनता का जो प्रतिनिधित्व होता है वो लोकसभा करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है। तो राज्यसभा में एक तो उम्र 30 साल होती है, ऐसे वरिष्ठ हो गए, उम्र में भी वरिष्ठ हो गए। दूसरा, एक तो राज्य का प्रतिनिधित्व करने के नाते वो सदस्य बड़े हो गए। तो 2-2, 3-3 आधार इस पे है बड़े होने का, वरिष्ठ को कहने का। ठीक है भाई, जैसे आपके पिता के कोई मित्र हो गए या पिता ने इलेक्ट करके अपने मित्र को कहीं नियुक्त किया और आपने अपने मित्र को इलेक्ट करके किसी को नियुक्त किया, तो वरिष्ठ कौन माने जाएंगे? पिता के मित्र जो माने जाएंगे वरिष्ठ ना, या पिता के द्वारा, माता के द्वारा निर्वाचित किए गए लोग माने जाएंगे वरिष्ठ, कि आपके द्वारा किए गए निर्वाचित सदस्य भले शक्तिशाली आप ही होंगे लेकिन वरिष्ठ वही माने जाएंगे।
समझ गए बात को? तो उसी तरह से एक वरिष्ठतम सदस्यों में से आप उनको वरिष्ठ सदस्य को समझेंगे उसमें से, ठीक। आगे है बच्चों आर्टिकल 67, इसमें है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। फटाफट लिख लीजिए, तब एक एक की डिटेल कराता हूँ, पहले लिख लीजिए इसको। 3.5 हाँ, इसमें 3 पॉइंट हुआ तो बस इतना ही था, 67 इतना ही पॉइंट, ठीक जी जी। 68 करिए बच्चों। उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति को पूर्ति के लिए उपराष्ट्रपति कार्यालय सही है, उपराष्ट्रपति कार्यालय की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल इसमें भी वही बात बताई। जैसे राष्ट्रपति महोदय के निर्वाचन में क्या था कि किन्हीं कारणों से अगर राष्ट्रपति महोदय का पद खाली होता था, मान लो कार्यकाल 1 वर्ष या 2 वर्ष चला, उसमें राष्ट्रपति नहीं रहे या असमर्थता की कोई स्थिति रही, तो जो दूसरा व्यक्ति होता था वो क्या होता था, चुनाव होता था, अगले 5 साल के लिए निर्वाचित होता था, ठीक है, 5 साल के लिए होता था ना। वही सेम कंडीशन उपराष्ट्रपति महोदय के लिए होगा। ये भी अगर ऐसी स्थिति में नहीं रहते हैं तो अगला जो निर्वाचन होगा अगले 5 वर्ष के लिए, ठीक है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा इसमें। अब आर्टिकल लिखिए बेटा 69, आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। आर्टिकल 70 लिखिए बच्चों, आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन और आर्टिकल 71 में बच्चों उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले अब हम लोग राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में जो बात कही गई 72-73 में ये बताई गई है, और कल से हम लोग देखेंगे मंत्रिपरिषद। क्या देखेंगे? मंत्रिपरिषद देखेंगे, आर्टिकल 74 to 78, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय में ऑलमोस्ट चीजें हो गई हैं आप लोग की। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।